को रहने दें बच्चे, फिर आप ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपडेटेड वर्जन लें। यू नेवर नो, उसमें ऑब्वियसली बात है अगर सिलेबस में चेंज नहीं आया होता तो जो नया एडिशन होता है उसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस नए ऐड हुए हुए होते हैं पास्ट पेपर्स के, ऑब्वियसली बात है। फोर्थ एडिशन लेते कि अगर 1.5 साल पुराना है या 1 साल पुराना है तो बीच के जो 2 अटेम्प्ट हैं मार्केट में अवेलेबल है या नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप पैक फोन करके पूछ सकते हैं। इफ सी मैक बुक इज अवेलेबल, पैक से मिलेगी है। ठीक है जनाब। चले जी। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे नए नाम उनके नजर आ रहे हैं। आकिब साहब हैं, इसके अलावा जो कल नहीं आए थे, अरसलान भी मेरे ख्याल से कल नहीं थे, आतिफ, फरियाद। चले जी, जरा अपना इंट्रोडक्शन जरा देते जाए, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और पैक से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, पहले मेरे से आपने कोई सब्जेक्ट लिया है नहीं लिया। हमजा इमरान, हमजा आई गेस आप भी नहीं थे कल। मोहम्मद हमजा फरीद, मोहम्मद तौकीर, उस्मान तुफैल, मुर्तजा खालिद, सारिम खालिद, सबा सलीम, साइम बट, बिल्कुल, समरा असलम। जरा जल्दी से अपना क्विक इंट्रो दे दें। उम्मे हबीबा, यासिर मजीद, गुजरांवाला से। ठीक है जनाब, चले अपना इंट्रो आप लोग देते रहिएगा चैट बॉक्स के अंदर। हम लोग जरा अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कल जो मैंने आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछा था वो ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, सेकंड क्लास है, ठीक है जी, सॉरी। तो फिर मैंने आपको आगे ये बताया था कि एक्चुअली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जो है उन दोनों में फर्क है। ठीक है जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपस में थोड़ा सा फर्क है, और वो क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मेलिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इसको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों ने रटा मारा हुआ होगा इसका, है ना, रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, ऑफ एन एंटिटी किसको प्रोवाइड करते हैं ये, टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। ठीक है जी, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके, अच्छा अब इसको हमने फर्दर डिस्कस करना है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। ठीक है जी, तो दोनों को, एक्सटर्नल यूजर्स भी इंटरनल यूजर्स के भी लिए भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है, आपका बैलेंस शीट, राइट। और आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये कहाँ से आप बताते हैं, एसओसीआई से, राइट। और उसके अलावा भी फिर आपके पास और भी चीजें आ जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट एंड पार्सल बनता है। तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो देयर आर 5 थिंग्स दैट कंप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो बेसिकली वो सारा मिक्सचर जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही डिपेक्ट करता है, राइट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें आपका कंसर्न होता है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ आइटम्स और सर्विसेज। ठीक है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ आइटम्स और सर्विसेज एंड अकाउंट फॉर दीज कॉस्ट। अच्छा जी, और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये कौन कर रहा होता है, इंटरनल यूजर्स ओनली, है ना। ये कौन कर रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है वैलिड और किसको ये चाहिए होती है, इंटरनल यूजर्स को। ठीक है जी, फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर बेसिकली। ठीक है, प्रोवाइड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये दोनों चीजें इंटायरली डिफरेंट हो गई। प्लानिंग एंड कंट्रोल से मुराद ये है कि आप फ्यूचर के एस्टिमेट्स लगाएं, आप मैनेजमेंट को पहले से बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो अब आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। ठीक है, तो ये प्लानिंग एंड कंट्रोल में आ गया। आगे जाके कितनी इन्वेंट्री रखनी है अपने पास, ठीक है, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर जॉब की, राइट, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। अब एक मेन सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बता दें कि इंटरनल यूजर्स में, याद है ना आप लोगों ने फाइनेंशियल इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें डिफरेंट लोग आते थे, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट। अब एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट में भी फर्क है ना। एम्प्लॉइज वो होते हैं जो कि नीचे काम कर रहे होते हैं, जो लोअर लेवल स्टाफ होता है, राइट। इसी तरह से जो मैनेजमेंट होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, फिर पब्लिक हो गई, जनरल शेयर होल्डर्स हो गए, ये सारे आपके क्या होते थे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप मुझे बताइए कि इन यूजर्स को अगर मैं कैटेगराइज करूंगी तो इंटरनल, मेन सवाल ये कि इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है, ये मेन थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, तो इसको मुझे थोड़ा सा, और ये होता कौन है, मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इंटरनल यूजर्स कौन है और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। इंटरनल यूजर्स का मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंटरनल यूजर्स में मुझे बताइए। अच्छा, ये कॉपी नहीं करेंगे अभी, मैं लिख रही हूँ अभी उसको। मुझे अब पहले इंटरनल यूजर्स की लिस्ट बताइए। अच्छा, जेबा कह रही है शेयर होल्डर्स, ये कॉपी कोई नहीं करेगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉइज, ये आप लोगों के आंसर्स मैं लिख रही हूँ। डायरेक्टर्स, अच्छा जी, मोहसिन ने पूरी लिस्ट बना दी है, जबरदस्त। क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट में कौन आता है ये, चलो ठीक है, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं समझ लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट, मोहसिन की लिस्ट कहाँ गई। डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं, अब हाई लेवल हायरार्की में डायरेक्टर्स ही आ जाते हैं, सीईओ, सीएफओ, चले ठीक है, ये मैं डायरेक्टर्स की उसमें ले जाती हूँ। दैट्स इट, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये आप लोगों की लिस्ट है, इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना। चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, चले ठीक है, वो आपके उसमें आ जाता है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, इंटरनल यूजर्स वो हैं जिनके पास, डिफाइन हम इस तरह से करेंगे, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या शेयर होल्डर्स के पास किसी कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर होती है? शेयर होल्डर्स के पास कैन दे डिसाइड कि हम फलाना आइटम एक काम ही करते हैं? नहीं नहीं नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर है फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। क्या वो ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, फलाना प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करके नया प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं? डू द शेयर होल्डर्स डिसाइड दैट? They decide some other items, yes, but they are not involved in the day to day. They are not involved in the day to day decision making. They're not involved in running the business. Remember that. They are not involved in running the business. They just provide the finance. Yes, they can question it कि किस तरीके से रन हुआ, ये क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन वो ये डिसीजंस नहीं लेते। शेयर होल्डर्स आर नॉट इन इंटरनल यूजर्स। अच्छा, व्हाट अबाउट एम्प्लॉइज? डू द एम्प्लॉइज हैव डिसीजन मेकिंग पावर? नो, तो ये भी हट गया। एम्प्लॉइज भी इंटरनल यूजर्स में नहीं आते, और यही बात मैंने आप लोगों को बतानी थी। अच्छा, व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स? ठीक है, ये सही है। व्हाट अबाउट मैनेजर्स? मैनेजर्स में भी ऐसे है। अच्छा, मैनेजर क्या, अब आप खुद सोचें, आप लोग अगर आप किसी मैनेजर को जानते हैं, अच्छा, डायरेक्टर और मैनेजर अलग होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अगर आप किसी मैनेजर को जानते हैं, क्या मैनेजर डिसीजंस लेता है कि मैं काम ये करता हूं कि फॉर एग्जांपल एक नया फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं? क्या ये मैनेजर डिसाइड करता है? मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम होता है, वो होता है सुपरवाइजर, ही इज अ सुपरवाइजर ऑफ एम्प्लॉइज, ही इज एन एम्प्लॉई हिमसेल्फ।
मैनेजर भी एम्प्लॉई में आता है, याद रखिएगा। मैनेजर का भी अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। अब बात समझ आई? नहीं, मैनेजर के पास कभी भी ये वाली अथॉरिटी नहीं होगी जो बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, वो कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, मैनेजर का काम होता है कि वो उसको जो बॉस ने कहा है, और बॉस कौन है? बॉस एंड डायरेक्टर्स, दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। तो कौन कौन से लोग आ जाते हैं इसमें? तो बेसिकली इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिनके पास जिनके पास क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर। और वो किसके पास होती है? डिसीजन मेकिंग पावर में आपके डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके सीईओज आ जाते हैं, ठीक है, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, बेसिकली वो आपके फिर डायरेक्टर्स में ही आ जाता है। ठीक है, गेट इट? तो ये आपके सारे क्या हो गए? ये आपके इंटरनल यूजर्स हो गए। तो दीज आर योर इंटरनल यूजर्स। अब मेरी बातें गौर से सुनिएगा। आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो गया? मतलब अगर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो उसमें मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अरे वो लोग तो काम करते हैं, ठीक है, वो लोग ये इंफॉर्मेशन बनाते हैं। वो कोई मैनेजर है, वो कॉस्टिंग का कोई मैनेजर है, ठीक है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, तो वो किसके लिए काम कर रहा है? वो डायरेक्टर्स के लिए काम कर रहा है। वो फाइनल इन्फो, उसने उसको सिर्फ ये काम करना है कि उसको फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वर्किंग करनी है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसको प्राइसिंग की वर्किंग आउट करना है कि अच्छा जी ये फलाना हमारे पास एक जॉब आया, उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, अब जॉब लेनी है नहीं लेनी, ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है नहीं करना, बाय करना है या सेल करना है, हम आगे जाके देखेंगे। ये सारी डिसीजन कौन लेगा? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आर यू गेटिंग इट? तो मैनेजर काम कर रहा है फॉर इंटरनल यूजर्स। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो है वो डायरेक्टर्स और अल्टीमेटली काम किसने करना है? हम ये क्या कह रहे हैं, ऊपर क्या लिख रहे हैं? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कह रहे हैं कि जो इंटरनल यूजर्स हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बनाई जाए ताकि वो कोई डिसीजन ले सके, राइट? तो हम लोग किनको फोकस करें? हम कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन भले कोई और बनाए, काम भले कोई और करे, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो करनी है इंटरनल यूजर्स को, यानी कि डायरेक्टर्स और सीईओ को। ठीक है, बात समझ आ गई? तो एक्सटर्नल यूजर्स में फिर कौन आ जाएंगे? ऑल अदर पार्टीज, राइट, जिनका नो डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, जिनके पास कोई वो नहीं है। इसमें अब कौन कौन आ जाएंगे? अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग मैनेजर्स, शेयर होल्डर्स, नाउ द लिस्ट वुड कंटिन्यू। ठीक है, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, ठीक है, ये गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक आ गई, एक्स सेक्टर, ऑल अदर पार्टीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अब फॉर एग्जांपल अब मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरा डायरेक्टर है कोई, अब मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि भाई किसी तरीके से फलानी फैक्ट्री लग जाए, है ना, मतलब स्टार्ट हो जाए। अब मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, डायरेक्टर कैन से नो टू मी। डिसीजन मेकिंग पावर अल्टीमेटली किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। इसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपके ऊपर लॉज इन्फोर्स, इसमें तो फिर हर कोई इंटरनल यूजर्स में आ सकता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली करनी किसने है? दैट इज द टेस्ट फॉर इंटरनल यूजर्स। एनीवे, इनफ विद दिस डिस्कशन, इसमें अब हम और नहीं जाएंगे, ये इतना कोई टेक्निकल नहीं है पॉइंट। ठीक है जी, तो इसमें अब हम करेंगे ऑल अदर पार्टीज, ठीक है, ताकि आपके पास बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने पैक के क्वेश्चन बैंक के ऊपर। इधर क्या, ये रहा। ठीक है, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर ओ से। चैप्टर ओ जो है मेरे ख्याल से ये किसी आई कैप क्वेश्चन बैंक से करस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, आई कैप स्टडी टेक्स्ट जो है आपका, क्योंकि ये पैक ने जो है आप खुद से डाला है इसको ताकि थोड़ी सी रिविजन हो जाए। तो पहली चीज तो इसमें ये है कि देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, वही चीजें जो हमने कुछ डिस्कस की हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका ऑब्जेक्टिव है टू कंप्यूट पर यूनिट कॉस्ट। काइंडली अपने माइक सारे ऑफ कर दें। ठीक है जी, कंप्यूटेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। यूजर्स जो हैं वो इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के इंटरनल है। इज इट मैंडेटरी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली बाय स्टैंडर्ड्स आपके उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है। जूम इन कर देती हूँ जनाब।
ठीक है जी। स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में एज सच कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, कि जो आपको करे कि ओ भाई आप ये तो ठीक अकाउंटिंग कर नहीं रहे, ठीक है, इसकी सही से कैलकुलेशन करें या कुछ ऐसा वट एवर, राइट। टाइम होराइजन क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका रिपोर्ट करता है पास्ट इंफॉर्मेशन को, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट करता है आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन को, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके सारी इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन, करंट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, सारी यानी कि आपकी चीजें इस्तेमाल होती हैं इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप टोटलिटी में जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप ये कहें ना कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है कि जी टोटल सेल्स कितनी है, रेवेन्यू आपका टोटल बताता है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेट्स से नेस्ले की, ठीक है, या चले यूनिलीवर ले लेते हैं, आपको पता है मैं यूनिलीवर की एग्जांपल्स देती हूँ ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने ऑडिट उसका किया हुआ है। तो यूनिलीवर के अगर हम देखते हैं तो अब अगर यूनिलीवर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे ना, तो उसमें आपको वो बताएगा कि अच्छा जी टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है, ठीक है, सही है ना, वो टोटल रेवेन्यू के सेंस में आपको दे देगा, बताएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब हम देखेंगे ना, तो वो सेगमेंट वाइज उसमें रिपोर्टिंग हो रही होती है, इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। उसमें आपको वो ये बताएगा कि अच्छा जी वॉल्स वाला जो हमारा सेगमेंट है उसकी सेल्स इतनी है, ठीक है, उतनी उसकी सेल्स इतनी हुई है, जो हमारा जो कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट है उसका इतना हुआ है, जो हमारे अदर एडिबल्स हैं उनका ये है, कनौर का इतना है, ठीक है। तो वो सारे सेगमेंट वाइज वो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देगा, ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एम्फेसिस होता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पे, ठीक है जी जनाब, बिल्कुल। आपको आप डिपार्टमेंट वाइज आप चलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मतलब आप ये समझें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक किस्म का समरी होती है ना, सब कुछ, सब चीजों की समरी होती है, समराइज फॉर्म में सब कुछ होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप चीजें डिटेल में जाके देखते हो। ऑब्वियसली बात है, जब आपको पर यूनिट कॉस्ट हर चीज की निकालनी है, जब आपको हर चीज को बहुत माइन्यूट तरीके से एनालिसिस करना है, तो यू विल हैव टू गो सेगमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, वट एवर, ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पे एम्फेसिस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप देखेंगे स्टैंडर्ड्स का कोई इम्प्लीकेशन है ही नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कौन से स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड्स तो आप ऐसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब अभी हम पढ़ेंगे तो परपेचुअल पीरियोडिक वाला सीना S2 इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट इज एंटायरली डिफरेंट है वो चीज। लेकिन जो प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर आप देखेंगे कि हम स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स को तो हम कभी भी रेफर नहीं करते। प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, वेरिएंस एनालिसिस का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छा जी अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और इसका रेफरेंस है IAS 2, IS 20, IS 2 ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। आप मुझे बता दो खुद ही, कौन सर हाफिज ने क्या बताया था उसमें? क्या बताया था सर हाफिज ने? कौन से स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं? कंपनीज एक्ट इज समथिंग एल्स, टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स राइट नाउ, है ना, स्टैंडर्ड्स तो नहीं होते ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एम्फेसिस होगा ऑन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग में देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम रिपोर्टिंग टाइमिंग की देखें चीज, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आपको आइडिया होगा, अगर आप लोगों ने लॉ भी पढ़ लिया है, तो उसमें ये होता है कि जी बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स, हाफ ईयरली अकाउंट्स या क्वार्टरली अकाउंट्स, है ना, उससे कम पे लेवल पे हम नहीं जाते, यस। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगेन आपकी, आप इसी तरह से समझे ना, आप ये आपने अपने इस्तेमाल के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करना है, राइट। तो अब उसमें आप एनुअल एनुअल इसकी रिपोर्टिंग करें, हाफ ईयरली करें, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, डेली, आवरली, प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, शिफ्ट वाइज, यानी कि आप किसी भी तरीके से जितने भी लो लेवल पे आप जा सकते हैं, जितने भी उसको ब्रेक करके इंफॉर्मेशन को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट बिकॉज इट इज फॉर योर ओन यूज, ठीक है। तो हाउ एवर जिस तरीके से भी द मैनेजमेंट, द इंटरनल यूजर्स वांट द इंफॉर्मेशन टू बी रिपोर्टेड, वो आराम से रिपोर्ट की जा सकती है, ठीक है जनाब।
नॉलेज लेवल ऑफ यूजर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट्स लेस, मतलब आपको इतना कोई हाई फाई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए यूजर्स की टू डिराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आइडिया दूं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर का कोई भी शेयर होल्डर बन सकता है, यस और नो। नेस्ले का कोई भी शेयर, पब्लिक कंपनीज जो है लिस्टेड कंपनीज, उनके कोई भी शेयर होल्डर बन सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन की लिमिट तो है नहीं, है ना। कोई मैट्रिक पास भी है, ठीक है, वो मैट्रिक पास भी खरीद सकता है आपके शेयर्स। बस उसमें क्या चीज होती है, आपको सिर्फ शेयर खरीदने होते हैं। तो मुझे बात बताइए, फाइनेंशियल अकाउंट्स, जाहिर सी बात है वो एजीएम भी अटेंड करेगा। लेट्स से एक मैट्रिक पास है, उसको उसने अकाउंटिंग जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, मैट्रिक पास में बस शेयर्स खरीद लिए, किसी ने उसको सजेस्ट किया कि भाई शेयर्स खरीद लो, बड़े अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के। अब वो एजीएम अटेंड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो मुझे बात बताएं, तो उस वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर डिराइव कर सकेगा उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, है ना। ही डज नॉट नीड टू हैव a very high level of knowledge in order to understand or in order to use the financial statements, ठीक है। obviously थोड़ा मुश्किल उसको होगा, लेकिन इतना भी कोई टेक्निकल नहीं होता कुछ भी, राइट। ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नॉलेज लेवल ऑफ यूजर मस्ट बी एक्सट्रीमली हाई, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने प्रेजेंट, बिकॉज इट इज नॉट इन द सेम फॉर्म एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिमेंबर दैट। अभी हम देखेंगे ना उसमें करना क्या, ये तो हमने सारा पढ़ना है कि इसमें होगा क्या। हम भी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर डिटेल अगर जाए कि भाई क्या प्रोसेस हुआ, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वर्किंग अगर उसके हम देखें तो वो हमें समझ नहीं आए कभी भी, है ना। वर्कआउट अगर करके देखें, व्हाटएवर द केसेस, राइट। इसी तरह से आखिरी आइटम इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है जनाब। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर आते हैं। मुझे जरा बताएंगे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है। अभी आप इंटरनली करेंगे, FR1 में जो पढ़ा था उसको भी साइड पे कर दें, यूजर्स यहाँ पे सिर्फ इंटरनल है। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल नहीं, आप मुझे जरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बताएं ना। अब कैलकुलेशंस कोई करनी है, अब कैलकुलेशंस कोई करनी है, आपने कोई चीज रिपोर्ट करनी है, और उसमें मैं आपको कह रही हूँ कि भाई कोई वर्किंग है, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल सबसे अच्छी मिलती है जैसे आगे जाके आप लोग एग्जैक्टली कमिटमेंट हो गई, मोटिवेशन हो गई, ये सारी चीजें क्या नॉन। अब आगे जाके आप लोग देखेंगे लर्निंग कर्व एक चीज है, ठीक है, कि उसमें हम ये देखते हैं कि जो लेबर है वो कितनी जल्दी जो है ना वो मतलब एफिशिएंसी उसकी समझ लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट बनती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक। बच्चे ये क्या क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, चैप्टर वो पहले कंप्लीट करेंगे, हाँ जी ऑब्वियसली। अच्छा ये कुछ ज्यादा ही हो गया, डिस्क्लोजर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुराद ये होगी कि आपके जो एम्प्लॉइज की मोटिवेशन है, फॉर एन एग्जाम एज एन एग्जाम्पल सिंपल एज दैट, कमिटमेंट क्या है एम्प्लॉइज की, स्टफ लाइक दैट, ठीक है, बात समझ आ गई। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है ना, कभी भी ऐसी कोई वर्किंग या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं करेगा जिससे आपको जो है ये नॉन फाइनेंशियल थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट बिजनेस का वो पता चले, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन वेरियस कैलकुलेशंस इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, तो वो एक इम्पैक्ट उसका पड़ता है। चलें जी, अब नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। अच्छा बिफोर वी गो ऑन टू दैट, मुझे बताइए दो टर्म्स हैं, अभी चीजें हम क्यों उस तरह से पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज आपकी होना जरूरी है। अब देखिए आप लोग को इंटरनल एक्सटर्नल का क्लियर हो गया, आई होप, है ना। तो ये चीजें अब आपकी क्या है, ये अब आपको ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल एग्जामिनेबल चीजें तो नहीं है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है, इसीलिए चैप्टर ओ पैक में इंसर्ट किया है
ये चीजें ऐसी हैं जो कि शायद इस लेवल तक अभी तक क्लियर नहीं होती। अच्छा जी, देयर आर टू टर्म्स, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। काफी स्टूडेंट्स इन दोनों को एक ही चीज लेते हैं, और ये कहते हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंस एक ही चीज है। ऐसा ही है? अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों में? कॉस्ट किसे कहते हैं और एक्सपेंस? अब मुझे एग्जांपल दे के बताएं कोई, वैसे अगर अच्छा होगा अगर एग्जांपल दे के बताएंगे। कॉस्ट का कोई एग्जांपल बताएं। कॉस्ट क्या कहते हैं? कॉस्ट वह जो हमें फ्यूचर प्रॉफिट दे फ्यूचर में, यानी कि आप ये कहेंगे कि भाई कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपका शायद एसेट एक्वायर करने के लिए इनकर हो, है ना? पैसे जाएं आपकी जेब से और आपके पास एसेट है, एसेट ही होता है ना जो फ्यूचर में प्रॉफिट दे। अच्छा, और एक्सपेंसेस आर एक्सपायर्ड कॉस्ट। वेरी गुड, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है थोड़ी बहुत। सिंपली स्पीकिंग, अगर मैं इसको थोड़ा सा और, कॉस्ट किसी एसेट को इनकर हो और मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है खर्चा और खपत। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल कॉस्ट, और एक्सपेंस क्या है मुनीबा? रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। नहीं, अब आप, मैं रॉ मटेरियल को पिक कर रही हूँ, ठीक है, रॉ मटेरियल को पिक करिए, रॉ मटेरियल को खरीदना इज कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंस क्या है? उसकी कंजम्पशन। बात समझ आई? मैं इस तरह से चाह रही थी, रॉ मटेरियल को खरीदा वो कॉस्ट हुई, वो आपके पास आ गई वेयर हाउस के अंदर। अब रॉ मटेरियल को फिर इस्तेमाल किया तो वो एक्सपेंस हो गया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो अगर मैं इसको और जरा क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूं, तो कॉस्ट एक ऐसी चीज है जिससे देर विल बी नो चेंज इन नेट एसेट्स। ठीक है? अच्छा, एक्सपेंस एक ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से देर विल बी अ डिक्रीज और इंक्रीज इन नेट एसेट्स। मेरे स्टूडेंट्स में से जो है एक और स्टूडेंट का इजाफा हो गया है, शी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सुन रही है वो सारी बातें। हाँ जी, आवाजें तो नहीं आई थी पीछे से आप लोगों को? मेरी छोटी बेटी जो है वो बिल्कुल सामने आके बैठ गई थी, मतलब बिठा दिया था उसको बेसिकली। शी इज जस्ट 3 months ओल्ड नाउ। तो वो भी जो है, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मेकिंग मे बी। ठीक है, तो देर इज नो चेंज इन नेट एसेट्स इन केस ऑफ कॉस्ट, एंड देर इज डिक्रीज और इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन केस ऑफ एक्सपेंसेस। अब इसको आप टेस्ट कर लें, ठीक है, टेस्ट कर लें। कोई भी मुझे ट्रांजैक्शन बताइए और मैं उसको, हम चेक करेंगे कि भाई वो कॉस्ट के एम्बेट में फॉल करता है या एक्सपेंसेस के एम्बेट में फॉल करता है। लेट्स से, अच्छा अच्छा, अरसलान ये कह रहे हैं कि जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, चला, अच्छा जी एक सेकेंड, एक एक करके डिस्कस करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल इस तरह से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको ये कह रही हूँ, मुझे ये बताइए कि ये कॉस्ट होगा, ठीक है, कोई भी इन्वेंट्री परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज किया या फिनिश गुड परचेज किया, यानी कि वी टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरर इन दिस केस, क्या ये कॉस्ट है या ये एक्सपेंस है? अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये कॉस्ट होती है ना, परचेज कॉस्ट, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों ने कॉस्ट को टिक कर दिया। अब जरा हम चेक करते हैं कि क्या इसकी वजह से नो चेंज आया नहीं आया। चलें जी, क्या हुआ इससे? आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो ये तो नेट एसेट्स बढ़ गए। क्या हुआ इसका डुअल इफेक्ट क्या होता है? या तो आपका कैश डिक्रीज होगा उतनी अमाउंट से, है ना, या फिर क्या होगा, पेबल इंक्रीज होगा। यस और नो? तो अब मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपने ₹100,000 की इन्वेंट्री परचेज की, तो 100,000 से आपके एसेट्स बढ़ गए। यस और नो? और 100,000 से ही आपका एसेट डिक्रीज भी हुए, इधर बाय वे ऑफ रिडक्शन इन कैश और बाय वे ऑफ इंक्रीज इन पेबल्स। तो अल्टीमेटली ये इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो गया? नलिफाई हो गया, एंड देयर इज नो चेंज इन नेट एसेट्स। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो आप लोगों ने जो इस चीज का पहले रट्टा मारा हुआ था, या आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये कॉस्ट है, तो वो बात आपकी अब समझ में आ गई, प्रूव हो गई कि जी कॉस्ट है बिकॉज देयर इज नो चेंज इन नेट एसेट्स। चले एक और छोटी सी एग्जांपल कोई बताएं।
अब एक बात काम करते हैं, कंजम्पशन की बात, इसी रॉ मटेरियल की एग्जांपल को लेकर चलते हैं, ठीक है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, अब आपके पास वो वेयर हाउस में आ गया, रॉ मटेरियल को आपने क्लासिफाई कर दिया एज योर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन क्या, ये कॉस्ट ट्रांजैक्शन है। अब क्या होगा, रॉ मटेरियल के साथ क्या होगा, वो आगे भेजी जाएगी फैक्ट्री के अंदर, ये भी एक ट्रांजैक्शन है ना, क्या वो इस्तेमाल होगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसको हम कहेंगे कंजम्पशन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस हेड ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई होगा, इज दिस कॉस्ट या इज दिस एक्सपेंस। चले जी, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से क्या होगा, आपका जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज हो रहा है कुछ, इन्वेंट्री आपका डिक्रीज हो रहा है, क्या कोई और, अच्छा देख लेते हैं, क्या कोई और एसेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, नहीं। क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, एक फिनिश गुड्स अभी हुआ नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल को भेजा है हमने फैक्ट्री में, अभी उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। क्या रॉ मटेरियल अभी बचे, प्रोडक्शन शुरू होगी, अब ये मैं आपको ये बता रही हूँ ना, बिजनेस में हर एक एक्टिविटी इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। रॉ मटेरियल आपके पास आया, खरीदा आपने, दैट इज वन ट्रांजैक्शन। रॉ मटेरियल को आपने फैक्ट्री में अभी भेजा है, दैट इज सेपरेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके ऊपर प्रोडक्शन जब कंप्लीट होगी और वो फिनिश गुड में जाएगा, दैट इज अनदर ट्रांजैक्शन, अभी तक वो फिनिश गुड में बना नहीं है। और वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस तो ये होता है कि अगर क्लोजिंग हो गई बीच में तो आप डिटरमिन करते हो कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है। वर्क इन प्रोसेस इन इटसेल्फ इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ये वो क्या होता है, ये सिंपली क्या होता है कि आपने किसी कट ऑफ टाइम के ऊपर ये डिटरमिन कर लिया काउंट करके या वट कि जी आपके पास वर्क इन प्रोसेस कितना है। वर्क इन प्रोसेस इन इटसेल्फ तो कुछ नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन, इज इट। तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जब आप रॉ मटेरियल को भेज रहे हैं, कंजम्पशन का मतलब है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई है, क्या उसके ऊपर अभी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है, नहीं। यानी वे स्टीयरिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इन्वेंट्री आपने अभी भेजी है फैक्ट्री में, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन, कि वो कंज्यूम हो रही है या तो होना शुरू हो गई है या कंज्यूम हो गई, व्हाटसोएवर आपके पास से रॉ मटेरियल वेयर हाउस से निकल गई, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन, ठीक है। सेंड टू द फैक्ट्री फॉर कंजम्पशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है, अभी तक ना फिनिश गुड इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, कोई इन्वेंट्री अब आपकी कन्वर्ट नहीं हुई अभी तक, ठीक है, ना ही आपका वर्क इन प्रोसेस को तो आप साइड पे ही कर दें, ठीक है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आपका सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, ना कैश इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ना पेबल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ना कोई और जो है वो एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि इसमें क्या इफेक्ट हुआ, आपके नेट एसेट्स डिक्रीज किए हैं, और ये आपको पता है कि एक्सपेंस एक ऐसा आइटम होता है जो कि आपके नेट एसेट्स को डिक्रीज ही करता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो कॉस्ट और एक्सपेंसेस के अंदर हमने इस तरीके से जज करना है, हमारे पास कभी भी ऐसी कोई कंफ्यूजन आ जाए तो हमने ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से अगर हमारे नेट एसेट्स चेंज हो रहे हैं तो दैट इज एन एक्सपेंस, और किसी भी खर्चे की वजह से अगर आपके नेट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो दैट इज अ कॉस्ट। बच्चे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री तो कम हो गई ना, ये आपको आगे जाके और क्लियर होगा, ये आगे जाके और क्लियर होगा। आपकी सोच है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कितना इन डेप्थ जाते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड सेपरेटली एज वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड, ये तो आपको बात पता है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल प्लीज। अच्छा जी, अब इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल लेते हैं, चलें जी, वो रिलेटेड जरूरी है नहीं है कि वो हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इतनी बात आप लोगों को पता है अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट के थ्रू। तो बच्चे, फिनिश्ड गुड्स अभी तक नहीं बना ना ये इसमें आप लोग क्यों जा रहे हैं, मटी जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो जैसे ही रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है फौरन से फिनिश गुड बन जाता है या थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, रॉ मटेरियल का फैक्ट्री में जाना इज वन डिफरेंट एक्टिविटी, फिर वहां से फिनिश्ड गुड की हालत में बाहर निकलना इज अ सेपरेट एक्टिविटी, तो सेपरेट ट्रांजैक्शन, उसकी अकाउंटिंग एंट्री डिफरेंट होगी। जब हम कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पढ़ेंगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा। जब मैं बात कर रही हूँ दीदी मैंने रॉ मटेरियल को भेजा या कंज्यूम किया, इसका मतलब ये है, क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चला गया, कंजम्पशन हो गया।
वर्क इन प्रोसेस का अगेन मैंने आपको बताया, वर्क इन प्रोसेस की कैसे कैलकुलेशन करते हैं। वर्क इन प्रोसेस की कोई डबल एंट्री होती है या नहीं होती? वर्क इन प्रोसेस कुछ भी नहीं होता, इट्स सिंपली कट ऑफ पॉइंट के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे खड़े होकर ये देखते हो कि ऐसी कोई कौन सी इन्वेंट्री है जो कि हमारी अभी भी इन प्रोसेस है, वो सिंपली वर्क इन प्रोसेस है। उसके कोई मतलब किस तरह से कहें हम, वो तो फॉर एग्जाम्पल अब हर आइटम, मैंने आज एक आइटम भेजा रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में, तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो वर्क इन प्रोसेस में होगा? हो सकता है कि वो कट ऑफ डेट आने से पहले पहले फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैंने आज एक रॉ मटेरियल भेजा है फैक्ट्री में फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट होता है। वर्क इन प्रोसेस ये होता है कि अच्छा जी मेरा क्लोजिंग है 30 जून को, ठीक है, 30 जून पे जो जो आइटम्स इन प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट है वो वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगे। तो क्या हर आइटम ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में क्लासिफाई होगा? नहीं, सिर्फ वो रॉ मटेरियल जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है वो वर्क इन प्रोसेस होगा ना। तो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। अगेन आपने ब्रेक करना है, चीजों को मिक्स नहीं करना है। ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में है लेकिन देयर डिफरेंट एक्टिविटीज। रॉ मटेरियल का फैक्ट्री में जाना इज अ सेपरेट एक्टिविटी, उस रॉ मटेरियल में से थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाना इज अ सेपरेट थिंग, फिर सारा का सारा रॉ मटेरियल आपका फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज अ सेपरेट एक्टिविटी, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। हाँ, ये तीनों अलग अलग चीजें, इन तीनों की अकाउंटिंग अलग होगी। अभी हम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में ये कह रहे हैं कि जी आपका रॉ मटेरियल भेजा गया फैक्ट्री में, this transaction is to be recorded as an expense, simple as that, this is called consumption of raw material। ठीक है, चलें जी, अब मुझे बात बताइए, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हुआ होगा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, है ना? जी बिल्कुल। एक्सपेंस में एसेट इंक्रीज की एग्जांपल, एक्सपेंस बचे एसेट इंक्रीज तो नहीं करेगा ना, एक्सपेंस से हमेशा एसेट डिक्रीज ही करेगा होगा। ठीक है, एक्सपेंस से हमेशा एसेट डिक्रीज ही होगा मेजॉरिटी एग्जांपल। मेरा मुझे तो भी कोई एग्जांपल ऐसी याद नहीं आ रही। अब जैसे इंक्योर टेलीफोन एक्सपेंस है, ठीक है, अब हाँ इंक्रीज और डिक्रीज चलें, वो ऐसे ही लिख दिया है कि भाई नेट एसेट्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, इसको सिंपल कर दें, चेंज इन नेट एसेट्स कर दें, ठीक है। चले जी, इंकर टेलीफोन एक्सपेंस। अब आपको ये बात पता है कि एक्सपेंस को इनकर करना कुछ और होता है और एक्सपेंस को पे करना कुछ और होता है ना। जब आपको बिजली का बिल रिसीव होगा तो आप ये कहोगे कि मैंने टेलीफोन एक्सपेंस इनकर किया है, ठीक है, जरूरी नहीं आप उसको पे करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इनकर्ड टेलीफोन एक्सपेंस। अब इसकी अब आपको बिल आ गया टेलीफोन का, अब आपने इसको जस्टिफाई करना है कि ये कॉस्ट है या ये एक्सपेंस है। तो आप क्या कहेंगे? ना जी, ये वैसे है तो एक्सपेंस ही, तो हमें पता है ना। कैसे एक्सपेंसेस में मुझे बताएं, कैसे आपने डिटरमाइन किया एक्सपेंसेस में कौन सा एसेट या लाइबिलिटी? नेट एसेट्स क्या होते हैं? नेट एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इसमें मुझे बताएं कौन सा एसेट या लाइबिलिटी, अच्छा एक्सपेंस है लेकिन इसमें कौन सा एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है? पेबल, है ना, पेबल इंक्रीज करेगा, ठीक है, पेबल इसमें इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? पेबल इंक्रीज होगा या कैश डिक्रीज होगा? चलें, अगर आपने ये टेलीफोन एक्सपेंस साथ में पे भी कर दिया, दैट्स इट, है ना। इस पूरे सिनेरियो में एग्जैक्टली पेबल इंक्रीज हो रहा है या फिर कैश डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि आपके नेट एसेट्स में चेंज आ रहा है, आपके नेट एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है, यानी कि दिस इज एन एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? कॉस्ट की एक एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, हाँ जी, मशीनरी खरीदी आपने, सिंगल काम हो रहा है, एग्जैक्टली आपने सिर्फ ये देखना है कि किसी कौन से एसेट में चेंज आ रहा है या किसी लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है। इन दोनों में से आपने जज करना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, सारी को लिस्ट डाउन करना है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को काउंट फॉर करने के बाद नेट एसेट्स में जीरो चेंज आ रहा है, तो दैट इज कॉस्ट। अब परचेज ऑफ मशीनरी आ गया, तो इसमें जो हमारी मशीनरी है वो हमारा एसेट है ना, तो हमारा एक एसेट बढ़ रहा है। अच्छा जी, साथ में अगर तो आपने पेमेंट कर दी होगी तो कैश डिक्रीज करेगा उतनी अमाउंट से, तो एसेट में इंक्रीज और एसेट में डिक्रीज नलिफाई, या एसेट में इंक्रीज और लाइबिलिटी में इंक्रीज नलिफाइड। तो ये क्या है, नेट इफेक्ट जो है वो आपका जीरो है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको?
तो ये आपका जो है वो जज करता है, दैट इज व्हाट हेल्प्स यू इन डिटर्मिनिंग कि अब बात क्लियर हुई। तो अब कोई भी आपके सामने ट्रांजैक्शन आएगी, यू विल बी एबल टू डिटर्मिन कि ये कॉस्ट कहलाएगी या ये एक्सपेंस कहलाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपने उसकी ट्रांजैक्शन भी वैसी करनी है। ठीक है जनाब, आई होप अगर पहले कोई कंफ्यूजन थी इन दोनों में कि अगर कोई आपसे कहे कि ये कॉस्ट ट्रांजैक्शन है या एक्सपेंस की है तो आपको मसला होता था। अब आप कोई भी पिछला कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी पिछली कोई भी चीज उठा के देख लें और आप उसको जज कर लेंगे कि भाई इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, चलें जी, तो अब हम जरा बुक से देख लेते हैं उसको। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट इज, हाँ पेबल में इंक्रीज है और एसेट में भी। तो पेबल में इंक्रीज जो है वो नेट एसेट्स को डिक्रीज करता है, एसेट में इंक्रीज नेट एसेट्स को इंक्रीज करता है। तो जितनी अमाउंट से, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन की मशीनरी खरीदी, 1 मिलियन से एसेट आपका बढ़ा, है ना, एसेट आपका बढ़ा, और 1 मिलियन से ही आपका पेबल फॉर मशीनरी बढ़ गया। तो दोनों बढ़ रहे हैं, बढ़ दोनों रहे हैं, राइट। लेकिन एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का बढ़ना दोनों एक्चुअली ऑपोजिट चीजें, है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, 0 मिलियन से आपके नेट एसेट्स पे फर्क पड़ रहा है, एसेट बढ़ भी रहा है, बढ़ भी रहे हैं, और लाइबिलिटी भी बढ़ी, उसके साथ नेट एसेट्स आपके जीरो हो गए। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन जो है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑब्टेनिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच हैज नॉट येट एक्सपायर्ड इज कॉल्ड कॉस्ट। तो आप लोगों में से किसी ने मुझे ये बताया था कि ये फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट देगा, या इन अदर वर्ड्स फ्यूचर का अनएक्सपायर्ड जो है उसका एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। वेरी गुड। ठीक है, आपको पता है कि आप कोई भी एसेट खरीद लेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्री होल्ड लैंड, ठीक है, आप कोई भी आइटम खरीदते हैं वो आगे जाके किसी ना किसी तरीके से एक्सपेंस में कन्वर्ट होना है। रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो आगे जाके कंज्यूम होना है, ठीक है। क्या खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे वो आगे जाके डेप्रिशिएट होनी है। तो नॉन करंट एसेट्स आपके सारे डेप्रिशिएट होंगे, और जो करंट एसेट्स हैं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, व्हाट अबाउट डेटर्स? डेटर्स में भी एक एक्सपेंस का एलिमेंट आता है ना। खैर वो कॉस्ट तो उसको हम नहीं कहते, वैसे भी वो कॉस्ट के एलिमेंट में आता ही नहीं है, डेटर्स तो आपका एक अलग ही चीज है, राइट। तो वो चीज तो खैर आपकी सेपरेट ही हो जाती है ना। तो उसी से वो कर दें, अनडू कर देंगे, मैंने भी कहा, ठीक है। तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ डेफर्ड एक्सपेंस। कॉस्ट इज अ डेफर्ड एक्सपेंस। द वर्ड cost is never used in isolation, that is always used with a prefix. example, material cost, labor cost. labor cost क्या होता है आपका, जो पेरोल वगैरह जो है, ठीक है, ये जो आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो देखते हैं अब इसका क्या मतलब हुआ, लेबर कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट कैसे है, ये जरा देखेंगे हम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक मजे की बात बताऊं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एन एसेट। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखेंगे आगे जाके, ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है ना क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, जैसे आपके रिसोर्सेज जितने भी हैं, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, दीज आर ऑल एसेट्स। मजे की बात, ठीक है। तो लेबर कैसे कॉस्ट हो गई, लेबर का क्या सीन है, ये कॉस्ट है, ये तो एक्सपेंस होता है ना। लेबर तो एक्सपेंस होता है, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, ये सब चीजें। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये पहले कॉस्ट का पार्ट बनेंगी, यानी कि ये पहले कोई एसेट अकाउंट में जाएंगी और फिर उसके बाद ये जो है वो एक्सपेंस आउट होगा। इसको देखेंगे। एक्सपेंस इज एक्सपायर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये सारी चीजें दिलशाद, ये सारी चीजें एसेट्स क्लासिफाई होती हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ठीक है। वेरी गुड अरसलान, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होंगी, वेरी गुड। चले जी, एक्सपेंस भी देख लिया आप लोगों ने, ये तो बुक की एग्जांपल थी, ये बुक की डेफिनेशन थी, ठीक है। मैंने इसमें जो है वो आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज जरा मैं आपको यहाँ पे चले इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो बात मैंने अभी आपको कही है ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ये जरा नोट डाउन कर लें अपने पास, ही आपको बल्कि करवाना भी था मुझे अल्टीमेटली, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरा हम देखते हैं, ये इसी की डिस्कशन है बेसिकली, कॉस्ट और एक्सपेंसेस की, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर हम देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को याद है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसा खर्चा जो कि बेनिफिट दे फॉर अप टू 1 ईयर, और उसको आप सीधा सीधा एक्सपेंस क्लासिफाई करते हैं, है ना, सीधा सीधा उसको एक्सपेंस क्लासिफाई कर देंगे, सुनो, ठीक है। और अगर ऐसा कोई खर्चा हो जो कि बेनिफिट आपको दे फॉर मोर देन 1 ईयर, तो उसको आप एज एन एसेट क्लासिफाई करते हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए जरा,
items of revenue nature are classified as expense, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। एज एक्सपेंस इसको कह देंगे एब इनिशियो। क्या मतलब होता है एब इनिशियो? फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, एब इनिशियो ये लॉ में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो। समथिंग इज वॉइड एब इनिशियो, ABINITIO। ठीक है, तो शुरू से ही यानी कि उसको जब हम डे 1 पे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस की हेडिंग में। ठीक है, फिर क्या होता है, ईयर एंड पे हम डिटरमिन करते हैं, एट ईयर एंड we calculate how much of that is asset और liability। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ टेलीफोन का बिल, टेलीफोन की बात करते हैं। टेलीफोन का बिल जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप क्या कहेंगे? दिस इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर। अभी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। दिस इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर। टेलीफोन को आपने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया एज एन एक्सपेंस। डबल एंट्री उसकी सीधी पास कर दी क्या? एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। यस। फिर ईयर एंड पे आके आपने कहा कि भाई दिसंबर के महीने का टेलीफोन का बिल तो मैंने पे ही नहीं किया, है ना, दिसंबर के महीने का टेलीफोन बिल मैंने पे नहीं किया, तो फिर आप उसका क्या बुक करते हैं? अक्रूवल बुक करते हैं। यस और नो? तो ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका सारी चीजें बुक हो रही थी एज एन एक्सपेंस। आपने अक्रूवल या प्रीपेमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। आप सारी चीजों को डबल एंट्री पास करते जाते थे, एक्सपेंस डेबिट फलाना क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट फलाना क्रेडिट। और ईयर एंड पे आके आप ये कहते थे कि अच्छा जी अब उस एक्सपेंस में से कितना जो है वो एसेट है, कितना लायबिलिटी है, मैं अभी कुछ लिख ही नहीं रही हूँ, इसीलिए हैंग हुई हुई है। ठीक है, तो कितना प्रीपेमेंट है, कितना अक्रूवल है, ये काम होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर are to be classified as an asset। मतलब सैलरी ले लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर होती तो सैलरी एक्सपेंस क्लासिफाई होता, है ना, एक्सपेंस डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। यस और नो? सैलरी जो है वो एज क्या ट्रीट होती? एक्सपेंस ट्रीट होती। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आके आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर टू फर्स्ट टू बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। अब यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है ना आपकी, वो लेबर अकाउंट जो होगा आपका, पेरोल अकाउंट जो होगा, दैट विल बी ट्रीटेड अंडर द हेडिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि वो कैटेगरी एसेट्स की कराएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने डिटरमिन करना है कि अच्छा जी उनमें से अब हमने कितना जो है वो इस्तेमाल किया लेबर का। लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है हाउ मच इज एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस, एग्जैक्टली। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। वेरी गुड। तो इधर जो है आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर आर क्लासिफाइड एज एन एसेट एब इनिशियो। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन हम ये डिटरमिन करेंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ठीक है, या receipt of economic benefit, we will determine amount of expense। अब ये चीज क्या है देखें, जरूरी नहीं है कि आप लोगों को फौरन से बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी, थोड़ा सा आप सुकून में रहें, जरा तसल्ली रखें, ये बात आपको आगे जाके समझ में आ जानी है। जब हमने कॉस्ट फ्लो इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो बेसिकली जब हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखते हैं ना, तो उसमें आपके पास दिमाग में आना चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर जो है ना वो आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये वो, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग तो है ही एंटायरली इसी के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग, वी एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज इन द सब्जेक्ट। ठीक है जनाब, तो अब ये क्या हिसाब किताब है, ये एसेट कैसे डिटरमिन होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंस कैसे होगा, वो हम बाद में उसको इंशाल्लाह देखते रहेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है
क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब इसको जरा साइड पे कर दें। यही चीजें हमें बेसिकली पढ़नी है, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया ना कि पहले कोई भी चीज जो है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप खरीदेंगे, जो भी आप फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको एग्जाम्पल दी सैलरी की, आप लेबर को पे कर रहे हो, पेरोल एक्सपेंस, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप कहते हो ये एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कहोगे कि ये पहले एसेट है और फिर उसके बाद वो जो है वो एक्सपेंस आउट होगा। वो किस तरीके से सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मैं आपको उस टाइम पे रेफर भी करूंगी कि उस टाइम पे मैंने आपको ये लिखवाया था, अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चले जी, अब हम जरा आते हैं आगे, और आगे जो है वो हमारे पास क्या है इस चीज को मैं जरा बाद में एक्सप्लेन करूंगी। जो पार्ट बी है वी गोइंग टू कम टू इट लेटर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा इसमें टाइम चाहिए होगा मुझे, और अभी मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट बाकी हैं। तो ये बेसिकली जी देख लीजिए, एक मिनट, इस तरह ज्यादा इजी समझेंगे। कॉस्ट में से वो एक्सपेंस लेते हैं जो एक्चुअल इनकर हो जाए। अभी भी ये बात समझ नहीं आएगी सबको, मोहसिन, ठीक है। ये आ जाएगा, आपको क्लियर हो गया तो दैट्स गुड, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चले जी, तो ये वाला जो पोर्शन है पार्ट बी जो है, इसका मैं ये डेफर कर रही हूँ, ये फिर हम कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका ताल्लुक है आपकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो हमने देखना है, तो ये इसका ताल्लुक उससे होगा, ठीक है। तो ये हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट बड़ा आसान है। इसके अंदर मैंने आपको थोड़े से वो बताने हैं। पहले तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, हेंस नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम FAR 1, राइट। चलें जी, व्हाट इज मेंट बाय, कोई भी चीज डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मैं कैसे डिटरमिन करूंगी? ये क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि कौन सी चीजें जो है वो डायरेक्ट में आती हैं, कौन सी चीजें इनडायरेक्ट में आती हैं, रूल्स क्या है उसके? डायरेक्टली मैन्युफैक्चर, अच्छा, which can be traced in one unit, significant cost, very good उस्मान। जो फिनिश गुड में इजीली आइडेंटिफाई हो जाए वो डायरेक्ट है। जो कॉस्ट में मटेरियल हो, वेरिएबल विद प्रोडक्शन, नहीं जनाब अहमद, ये थोड़ी है इसका। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट भी वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट कॉस्ट की मैं वेरिएबल होने की आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो कुर्सियों में नेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कील, मैं कुर्सियां मैन्युफैक्चर करती हूँ लकड़ी की, ठीक है। तो कील जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो, और एक होगी लकड़ी, देयर आर टू मटेरियल। मटेरियल को जो वो है लकड़ी है, उसको मैं कह रही हूँ कि वो डायरेक्ट मटेरियल है, और जो कील है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। दोनों वेरिएबल है वलीद, तो दोनों वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल भी आपका वेरिएबल है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल है। जो इन दोनों के दरमियान आपने बेसिकली दो सवालों के जवाब देने हैं कि वेदर एन आइटम इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आपने दो सवालों के जवाब देने हैं कि जी फलानी चीज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पहला सवाल आपका ये है, कैन वी डिटरमिन द अमाउंट और कॉस्ट, ठीक है जी। द कैन वी डिटरमिन द अमाउंट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल used in पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। अजीब सी बात लग रही है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एंड दूसरे सवाल का जवाब भी यस में होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। ओहो, हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अगर दोनों सवालों के जवाब यस में, ये मैं रीड आउट कर देती हूँ, तो फिर वो जो कॉस्ट है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट।
ठीक है, तो इसका अगर अगर दोनों के जवाब यस है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, अगर किसी का भी जवाब नो में है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। क्या मतलब हुआ, इसको जरा देख लेते हैं। पहला सवाल जो आपने पूछना है वो क्या है, कैन वी डिटर्मिन द अमाउंट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड। ये इन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, क्या हम जितना कोई भी आइटम है, जैसे फॉर एग्जांपल दो चीजों को लेते हैं, वही कुर्सी वाली एग्जांपल पिक करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अ चेयर, अ वुडन चेयर। मैं वुडन चेयर जो है मैं बनाती हूँ, ठीक है। आई एम अ वुडन चेयर की मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैं वुडन चेयर मैन्युफैक्चर करती हूँ। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक है वुड और दूसरा है मेरे पास नेल्स, कील वगैरह। अब मैंने इन दोनों को क्लासिफाई करना है, मैंने ये देखना है कि वुड मेरा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, नेल्स जो है यानी कि कील जो है वो मेरे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अच्छा जी, पहले वुड को लेके चलते हैं। कैन वी डिटर्मिन द अमाउंट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड, पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड। क्या मैं ये डिटर्मिन कर सकती हूँ कि हर एक कुर्सी में मैंने कितनी लकड़ी लगाई। हाँ आसान है ना, ये डिटर्मिन करना आसान है कि मैंने कितनी कॉस्ट, मेरे पास एक एक कुर्सी में मेरी कितनी लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। तो इसका तो जवाब हो गया यस। दूसरे पर आते हैं, इज द कॉस्ट इंकर्ड सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। तो ये बात भी यस में है। क्यों, लकड़ी का ही सबसे ज्यादा कॉस्ट होगा आपकी जो है वो कुर्सी के अंदर, है ना, सबसे ज्यादा। तो दोनों का आंसर आ गया यस के अंदर। तो मेरे पास जो वुड हो गया वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, वो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल हो गया। यस, यस और नो। अब हम आते हैं नेल्स के ऊपर। अब मुझे ये भी पता है कि जी मैंने गिन के 8 नेल्स लगाने हैं उस कुर्सी में, मेरा ही प्रोसेस है ना। ये तो नहीं है जिसका जहां दिल करेगा वो नेल घुसा देगा। मेरा मजदूर जो है उसको पता है कि उसने नेल्स कहाँ कहाँ लगाने हैं और उसको ये भी पता है कि कितने लगाने हैं। तो कैन वी डिटर्मिन द अमाउंट और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। क्या मुझे ये पता लग सकता है कि एक कुर्सी में मैं कितनी अमाउंट ऑफ नेल्स लगाऊंगी। यस, है ना, ये मैं पता लगा सकती हूँ। हमजा, इसका जवाब यस में है, ठीक है। इसका जवाब है हाँ, मुझे पता है कि जी मैंने कितना नेल कितना कॉस्ट इनकर किया। कोई मेरे से पूछेगा अच्छा एक कुर्सी में अंदाजन आपका कितना खर्चा आ जाता है किलो का, तो मैं बता दूंगी कि इतना आता है, ठीक है। दूसरे सवाल पर आते हैं, इज द कॉस्ट इंकर्ड सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो इसका जवाब में आएगा नो। नेल्स की अगर हम कॉस्ट देखेंगे तो वो अंडरस्टूड है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड, उसका वो इतना ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो एक सवाल यस, जवाब यस में, दूसरा जवाब नो में। अगर दोनों यस में होते तो वो डायरेक्ट होता, अदरवाइज नेल्स हमारे हो गए अब इनडायरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसको जरा जल्दी से रैप अप करते हैं। अ डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू द प्रोडक्ट सर्विस और डिपार्टमेंट दैट इज बीइंग कॉस्टेड। द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये क्या आगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, नहीं पढ़ा हुआ FAR 1 में तो अभी पढ़े कि इनका टोटल को हम, हाँ तो आप देखोगे ना हफीज, ये तो भी मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ ना। अगर आपकी नेल्स अगर गोल्ड के हो तो फिर तो डायरेक्ट ही कहेंगे ना उसको। फिर तो वो उसकी कुर्सी की स्पेशलिटी यही है कि जी उसमें नेल्स गोल्ड के लगे हुए हैं। फिर आपकी मर्जी, आप उसको डायरेक्ट ही क्लासिफाई कर दें। ठीक है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, the total of direct cost is known as prime cost, and indirect cost or overhead is a cost that is incurred in the course of making a product, providing a service or running a department, but which cannot be traced directly and in full to the product, service or department. ये तो वो definitions हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। Can be directly traced into the final product, cannot be directly traced into the final product। लेकिन अब आप लोगों ने उसका थोड़ा सा ब्रेकअप भी पढ़ लिया कि अच्छा जी what is meant by being directly traced into a product or not, right? तो अब आप लोगों ने उसको थोड़ा सा सही से भी पढ़ लिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ओवरहेड। तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो फिर आप डिटर्मिन करते हैं कि जी प्रोडक्शन रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इनडायरेक्ट कॉस्ट कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग के कितने हैं। और इसमें मुझे एक बात बताइए, क्या एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग में कोई भी ऐसा आइटम है जो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा? ऑल एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्रोडक्शन के कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है जनाब, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने
देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या एम्प्लॉइज इंटरनल नहीं बच्चे, ये तो वो है मतलब यूनिवर्सल बात है। एम्प्लॉइज आर नॉट इंटरनल यूजर्स में सिर्फ मैनेजमेंट आती है। अरे वैसे कोई होमवर्क अभी मैं आप लोग एक काम ये कर सकते हैं, आप लोग इस चीज को रिवाइज जरूर कर सकते हैं। ये जो आपका नंबर 4 है, ये मैं भी अपलोड कर दूंगी। पेज नंबर 380 है, ठीक है। और ये फोर्थ हमारा पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये आप लोगों ने रिवाइज करना है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी डन इन FAR1। इन्होंने एक एग्जाम्पल लेके ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस हो गई, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने एक दफा नजर मारनी, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल में नहीं कल डिस्कस करूंगी। इनकम स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पॉइंट नंबर 4 है इसका, वो आप लोगों ने देखना है। ये मैं अपलोड कर देती हूँ। ये चीज भी बड़ी आसान है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने एक दफा डिस्कस आप लोगों के साथ करना है। तो एक आपका 3, 5 और ये पार्ट बी ये रहता है, और ये मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल करूंगी। मैं अभी कर देती हूँ वैसा, मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। कल मैं असल में ये जो लेक्चर में डिस्टोर्शन हुई थी उसी में लगी गई, मेरे दिमाग से निकल गया इसको अपलोड करना। तो थोड़ा सा काइंडली बख्श दिया करें। ठीक है। पैकर 6th एडिशन है बिल्कुल। और ये बात जैसी मुझे कंफर्म होती है कि 6th के बाद भी 7th एडिशन भी है या नहीं, तो वो मैं आप लोगों को फौरन से अपडेट कर दूंगी। एज पर माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सो फार 6th एडिशन ही आपका लेटेस्ट है, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसके बाद कोई नया एडिशन है या नहीं। चले जी, 8:07 हो चुके हैं। आज तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं ले रही, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है कल चैप्टर वाइंड अप करेंगे, और फिर जब हम इंशाल्लाह मटीरियल के चैप्टर पर आएंगे तो फिर हो सकता है मैं आपका थोड़ा सा जो है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ, क्योंकि वैसे भी मैम हुमा ने आप लोगों की कब से क्लासेस लेना शुरू करनी है, 7th से, राइट। तो इस हफ्ते शायद मैं आप लोगों का थोड़ा सा, क्योंकि परपेचुअल पीरियोडिक जब हम डिस्कशन करेंगे, मैं चाहूंगी कि ये मैं 1 या 2 दिन में ही वाइंड अप कर दूं, उसको उससे ज्यादा टाइम ना लगाऊं, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी। आई होप अगर कल तक कोई डाउट्स थे आप लोगों को कि पता नहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आएगा नहीं आएगा, तो सो फार आई होप आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और चीजें आई होप कि पहले से थोड़ी ज्यादा क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो पहले के कॉन्सेप्ट्स हैं आई होप कि वो आपको और ज्यादा समझ में आ गए होंगे अब। हमजा, आप कौन से कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हैं, डिफरेंट हैं दोनों। आप गूगल को रहने दें बच्चे, फिर आप गूगल ही से ही पढ़ लें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आपको उससे ज्यादा रिलायंस है तो उसी से पढ़ लीजिए फिर। ठीक है। हर चीज टीचर जो भी कहता है उसको वेट मत किया करें, अनलेस कि वो बहुत ही कोई आउट ऑफ द वे बात करे। मैंने इतना जो समझाया उसका कोई पर्पज ही होगा, कोई वजह ही होगी, कोई बैकग्राउंड रिसर्च किया होगा, ठीक है। ठीक है, मेरे से गलतियां होती हैं, हर टीचर से गलतियां होती हैं, गलत बात निकल जाती है मुंह से, बट इतना भी नहीं। जो होगा, अगर मैं कोई खुदा खासा मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी जो कि बाद में मुझे पता चलेगा कि वो गलत है, तो आई रेक्टिफाई इट ऑलवेज, ठीक है। तो नो वरीज, फिक्र ना करें, गलत चीज नहीं पढ़ाऊंगी, गलत पढ़ाऊंगी नहीं, वो जो चीज मुझे खुद नहीं आती होगी गलत मैंने नहीं पढ़ानी, ठीक है। चले जी, इसके अलावा कोई और मसला, कोई परेशानी, कोई और चीज आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ा दी, मुझे बता दें। ठीक है, इजाजत है फिर। नॉर्वे में 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट, अभी तक तो नॉर्मली चल रहा है सारा। ऐसा तो नहीं है, अभी क्या है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, और कुछ सिटीज में ऐसा होता है कि 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स कंटिन्यूसली नाइट होता है, लेकिन एटलीस्ट ऑस्लो में नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर डे टाइम है और नाइट टाइम है। जी जनाब, इजाजत है फिर। नहीं नहीं, गलत मैं पढ़ा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती मेरे से भी हो सकती है। इस चीज को काइंडली आप लोग भी समझें। एकदम से जो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ना अपने टीचर्स को, ऐसी बात नहीं है, गलतियां उनसे हो सकती हैं,
उनको भी आप इंसान समझें। हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज जो है वो गलत हो, उनको लगता हो कि वो ठीक है तो वो भी वैसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का हाथ रखा करें उसमें भी। ठीक है, अगर कोई गलती आपको पता लग जाती है, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही पॉइंट आउट किया कि जी गूगल मैंने किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कि आपको फेस पे कोई बोले कि ओ मैंने तो काउंटर चेक भी आपको किया है। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने पूरा समझाई है, एक्सप्लेन किया है, इसका कोई पीछे पर्पज होगा। ठीक है ना, तो गलती काइंडली अगर कुछ लगे तो उसका नोटिफाई जरूर करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल गलती हो तो वो ज्यादा बेहतर होगी ना। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज। अच्छा, स्क्रॉल अप क्या करूं? बच्चे स्क्रॉल अप आप करने को कह रहे हो, क्या चीज स्क्रॉल करनी है? पहला स्क्रीन, दूसरा क्या? पहला यही है। ठीक है, चलेंगे, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।